अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और उसका आर्टिकल नंबर आज जो हमें पढ़ना है आर्टिकल वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर का इसमें ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं आता, एमसीक्यूज़ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन है बेसिक सा टॉपिक जो आपकी थ्रू आउट फिज़िक्स आपके चलता जाएगा। और ना ही कि सिर्फ 9th 10th एफएससी और आगे जितने भी आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे आप उसमें ये बेसिक काउंट होता है, तो उसमें इसकी एप्लीकेशन पाई जाती है वहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा सारी बातें, और इन द एंड जो आपको बातें समझ ना आए या कन्फ्यूजन्स हों वो आप पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस में। तो हम क्वेश्चन को टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अच्छा, एक बात याद रहे, यहाँ पे जो कन्वेंशंस होती हैं, कन्वेंशंस की कोई रीज़न्स नहीं होती, कन्वेंशंस की कोई रीज़न्स नहीं होती। वो एक हम रूल सेट कर लेते हैं, तो उस रूल को फॉलो करते जाएंगे आगे और हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कोई रीज़न्स नहीं होती, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इनको इन रूल्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं इनको समझना और इनको सही तरह से लिखना, इनकी नोटेशंस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको सही तरह से ना समझा जाए, लिखा ना जाए सही तरह से, तो इनसे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं हमारी कैलकुलेशंस में, मेजरमेंट्स में। तो इनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए ताकि हम आगे इस्तेमाल भी कर सकें। तो हम इसमें कुछ रूल्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। आपकी बुक में कुछ 8 कन्वेंशंस हैं, 1-2 मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा और 8 आपकी बुक में है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले जो कन्वेंशन है वो ये है कि कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर होते हैं, जैसे कि न्यूटन, पास्कल्स और जाउल्स। तो अब हमने जब इनको पूरे नाम लिखने हैं एज ए यूनिट, साइंटिस्ट के नेम पर जो यूनिट हैं उनको हम अपर केस में नहीं लिखेंगे। अपर केस का मतलब क्या है कि कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। लेट्स देखिएगा ज़रा कि नेम ऑफ यूनिट, अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का वो नाम आफ्टर द साइंटिस्ट, जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो, शुड नॉट बी रिटन, वो नहीं लिखा जाएगा इन अपर केस या कैपिटल, यानी कि बड़ी एबीसी में, बड़ी एबीसी में हम उसको नहीं लिख सकते, अपर केस में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे कैसे, हम कोई फोर्स मेजर करते हैं और फोर्स को लिखते हैं 5 न्यूटन। न्यूटन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एज ए यूनिट, जो इस्तेमाल यहाँ पे क्या हो रहा है एज ए यूनिट। और एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पास्कल्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 पास्कल। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 जाउल्स या जाउल, और यहाँ लिखता हूँ 5 जाउल। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये जो तीनों नोटेशंस हैं ये तीनों गलत हैं, और जो सही नोटेशंस कौन सी हैं वो ये देखिएगा, ये लोअर केस में लिखे हुए हैं। लोअर केस का मतलब लोअर स्पेलिंग्स में लिखे हुए हैं, लोअर छोटी एबीसी में लिखे हुए हैं। पास्कल्स देखिए पी स्मॉल है, एन स्मॉल है, जाउल का जे स्मॉल है। तो ये अब हम इनको इन कैपिटल लेटर्स में क्यों नहीं लिख सकते? हम अगर इसको कैपिटल लेटर में कंसिडर कर लें तो इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आया कि ये किसी इंसान का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन, या किसी यूनिट का नाम लिखा हुआ है न्यूटन। ठीक है, तो अगर हमें पता है किसी इंसान का नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं हमेशा। तो अगर हम यूनिट का नाम भी वैसे लिख दें तो फिर हम समझेंगे ये कि साइंटिस्ट न्यूटन जो था उसके बारे में बात हो रही है, हालांकि उसके बारे में बात नहीं हो रही, ये यूनिट के बारे में बात हो रही है जो कि न्यूटन है, और उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। देयर इज़ सम एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि हम अगर बात करें सेल्सियस की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा सही होगा? ये वाला सही नहीं होगा और ये वाला सही होगा,
अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आ जाती है। सिर्फ एक वाहिद यूनिट है सेल्सियस, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है और जो कि यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जब हम यूनिट लिखते होते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे और ये वाला हम रॉन्ग कंसिडर करते हैं। समझ आ गई? तो हम यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास रूल है वो रूल ये है, जैसे कि अब हमने इन ये यूनिट्स जो इस्तेमाल किए हैं इनके सिंबल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सिंबल्स लिखने हैं। तो उन सिंबल्स में कैसे लिखेंगे अब हम कि, और वो सिंबल्स क्या होने चाहिए? हमेशा कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। कौन से लेटर में होने चाहिए? कैपिटल लेटर में। या मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर 5 और 6 पे रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे इसको देख लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको। जैसे कि अगर हम लिखना है 5 न्यूटन फोर्स या 3 न्यूटन फोर्स, तो हम लिखेंगे 3n, या हम इस तरह लिखें अगर 3n। तो अब इनमें कन्फ्यूजन आ जाती है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि ये जो स्मॉल n है, ये अब ये स्मॉल n हमने पहले भी पढ़ा था प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में कि स्मॉल n तो नैनो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नैनो को। तो पता क्या चला कि अब यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन आ गई कि ये कोई यूनिट न्यूटन लिखा हुआ है या नैनो है। अब हमें नहीं पता चल रहा है इस बात का। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको ये वाला गलत कंसीडर होगा और ये वाला क्या होगा? सही कंसीडर होगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि न्यूटन की बात हो रही है और न्यूटन का जो सिंबल लिखा हुआ है वो ये फोर्स का यूनिट होता है, ये एज ए यूनिट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। बात समझ आ गई? तो पता क्या चला, ये वाला तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक और आपको ऐड करता हूँ यहाँ पे रूल, जो आपके बुक में तो नहीं है लेकिन वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि प्लूरल ऑफ द यूनिट्स नॉट अलाउड। कि जैसा कि हम कहते हैं एप्पल का जो प्लूरल है वो क्या है? एप्पल्स। ठीक है, यानी एक एप्पल एप्पल और दो एक से ज़्यादा जो एप्पल होंगे वो एप्पल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 न्यूटन फोर्स, 1 के साथ न्यूटन लिख दें, अब हम ये कह दें कि 100 न्यूटन्स फोर्स, तो ये तरीका का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखें इसको अगर ऐसे कि अगर मैं लिखूँ 7 न्यूटन लिखता हूँ और एक लिखता हूँ 7 न्यूटन्स, छोटा सा ऐसे लगा देता हूँ उसके साथ, तो फिर ये जो बन गया ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है। तो ये गलत है। अब इसमें क्या गलती है ज़रा देखिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया NS, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूटन को। और आपने इसको क्योंकि जमा में है चीज़ें तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने S लगा दिया है। तो फिर आप क्या, लेकिन आपने तो इस सेंस में लगाया, लेकिन देखने वाला क्या समझ रहा है इसको ज़रा देखिएगा। न्यूटन सेकंड, क्या बन रहा है ये? न्यूटन सेकंड, यानी एस जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा यूनिट्स हमें पता है। तो पता क्या चला कि न्यूटन सेकंड किसी और चीज़ का यूनिट बन जाएगा, वो फोर्स का यूनिट नहीं रहेगा, वो इम्पल्स का यूनिट बन जाएगा। हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे इम्पल्स होती क्या है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ठीक है, यानी कि आपने प्लूरल नहीं लिखना किसी चीज़ का भी। ठीक, यूनिट्स में। उसके बाद फोर्थ जो कन्वेंशन है वो ये है कि भाई अगर आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है, अगर आपने कोई कैलकुलेशन की है, लेट्स सपोज कि आपके पास जो रिज़ल्ट आया है उसका रिज़ल्ट है 10 की पावर या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स। ठीक है, कोई भी आपने लेंथ मेजर की है लेट्स सपोज, तो अब आप इसको लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। किस तरह से? लेंथ इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जो ये जो है ना वैल्यू, ये प्रीफिक्स एक होता है मिली, उसकी वैल्यू है मिली मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमने ये जो m है ये प्रीफिक्स को शो कर रहा है जो कि मिली है, और ये जो m है ये यूनिट को शो कर रहा है, वो यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो अब पता क्या चला कि इन दोनों प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस हमने नहीं लगाई यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि 3 मिली मीटर, तो ये तरीक़ेकार क्या है? गलत है। और ये तरीक़ेकार क्या है? सही है, कि आपने प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं देनी। अब यहाँ पे एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ
क्वेश्चन नंबर अगर हम इसके फिफ्थ कन्वेंशन की बात करें वो क्या है, अब देखें, अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर जब करते हैं, एक हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और एक यूनिट आता है उसके साथ, ठीक है। तो अभी हमें बताता है स्पेसिफिक उस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। उसमें ज़रा देखिएगा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ इस तरह से, अगर आपने कोई चीज़ मेजर की है, उसका रिजल्ट आता है, फोर्स मेजर की, लेट्स सपोज के 543 न्यूटन। अब मैं न्यूटन इसके साथ ही लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। और एक मैं इस तरह लिखता हूँ कि 543 और स्पेस देता हूँ न्यूटन। तो अब ये तरीक़ाकार गलत है और ये तरीक़ाकार क्या है, सही है। अब इसमें ज़रा फ़र्क ज़रा देखिएगा। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि ये लिखा 543 n। अब ऐसा लग रहा है कि ये n जो है इसके साथ ही कोई चीज़ है, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल वैल्यू का ही कोई हिस्सा या कोड है। जैसे कि हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, कुछ आईसीज पढ़ेंगे। आईसीज में हम क्या करते हैं, कोड होते हैं उनके, आईसीज के डिफरेंट आईसीज के डिफरेंट कोड होते हैं। तो उनमें जाके ये एन और एस ये वगैरह उसमें फैमिली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें कोई स्पेस नहीं दी जाती, ठीक है। तो फिर हम इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये आया कि यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लेटर, या इसका कोई कोड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर चल रहा है कि 543 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और n न्यूटन जो है इसका एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कुछ बेस यूनिट्स को इकट्ठे लिखना है, कंपाउंड फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखते होते हैं ज़रा देखिएगा। लेट्स सपोज कि हम अगर बात करना चाहें कि न्यूटन या वेलोसिटी का, स्पीड का जो यूनिट है, कोई स्पीड हमने मेजर किया 3 मीटर्स पर सेकंड। कितनी मेजर की है, 3 मीटर्स पर सेकंड। तो ये एक स्पीड हमने मेजर की है। तो स्पीड जो मेजर की है तो उसमें हमने दो बेस यूनिट्स लिखे हैं। तो बेस यूनिट्स क्या है, एक मीटर है और एक सेकंड है। अब ज़रा देखिएगा कि मीटर और सेकंड के दरमियान में एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कुछ इस तरह से अगर हम लिखते हैं इसको 3 मीटर पर सेकंड, तो ये तरीक़ेकार क्या है, गलत है, और ये तरीक़ेकार क्या है, सही है। तो दो बेस यूनिट्स को अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो उसको हम क्या करते हैं, उनके दरमियान एक स्पेस देते होते हैं। या अगर हम इस तरह लिखें, कोई भी यूनिट्स लिखें, अगर बेस यूनिट की स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, अगर हम लिखें न्यूटन सेकेंड, अगर ये इस तरह लिख देते हैं, या फिर हम इस तरह लिखते हैं 3 न्यूटन सेकेंड, तो फिर ये तरीक़ाकार भी क्या है, गलत है। दो यूनिट्स के दरमियान में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम और रूल के बाद आगे चलते हैं 7। अब अगर हम बात करें कि हम कोई रीडिंग लेते हैं, लेट्स सपोज कि 10 की पावर इसको लिख दें हमने कोई फ्रीक्वेंसी मेजर की है, उसकी वैल्यू आई है 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज़, ठीक है। हर्ट्ज़ इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा कि अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 3, अब 10⁻³ एक प्रीफिक्स है जो कि किलो के नाम से हम जानते हैं उसको, और दूसरा भी 10⁻³ लिखा, 1 किलो और लगा दें हर्ट्ज़। अब ये क्या बन गया, 3 किलो हर्ट्ज़, 3 किलो हर्ट्ज़। अब यहाँ पे मैंने दो प्रीफिक्सेस एट द सेम टाइम यूज़ कर दिए हैं, किलो। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्स। तो अब यहाँ पता क्या चला कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। एक सिंगल मेजरमेंट में कंपाउंड प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, अलाउ नहीं होते। हमें कभी भी एक रीडिंग के एक एक्सप्रेशन में दो प्रीफिक्सेस को एट द सेम टाइम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है ये तरीक़ेकार क्या है, गलत है। हमें एक ही प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, 3 10⁻⁶ एक प्रीफिक्स की वैल्यू है जिसका नाम है मेगा, ठीक है। और हम इसको लिख देंगे मेगा हर्ट्ज़, यानी इन दोनों प्रीफिक्सेस की जगह पे एक ही प्रीफिक्स लिख दिया हमने, मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमने एक प्रीफिक्स रूल पढ़ा। अब एक और रूल पढ़ते हैं। अगर हमने कोई रीडिंग ली है साइंटिफिक नोटेशन में,
या कुछ इस तरह से अगर हम कर लें कि हमने एक रीडिंग ली है, लेंथ मेजर की है, उसकी वैल्यू आई है 3 मल्टीप्लाई, हाँ ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है कि हमने कोई लेंथ मेजर की है और वो लेंथ मेजर हमने सेंटीमीटर्स में की है, और वो कितने सेंटीमीटर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर्स, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर्स हमने एक रीडिंग ली है, उसको हमने लिखा। अब हम उसको सिंप्लीफाई कर लें, इस एक्सप्रेशन को क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी किस तरह से सिंप्लीफाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब सेंटी एक परफिक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 सॉरी, और मीटर हम इसके साथ यूनिट के तौर पे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें इनटू द एसआई यूनिट, वो क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर्स। हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, 2 पावर बच गई, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इनटू द एसआई यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, आखिरी जो हमारा जो रूल है वो क्या है, ये बेसिक सा रूल है, ये एक्सपेरिमेंट्स में हम ज़्यादातर इसको देखेंगे। तो वो ज़रा देखिएगा कि अगर हम दो इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, एक तो स्क्रू गेज और कैलोरीमीटर। स्क्रू गेज के में जो हम रीडिंग्स लेते हैं वो हम लेते होते हैं इन मिलीमीटर्स, और जो कैलोरीमीटर्स में जो हम रीडिंग लेते होते हैं ग्राम्स में। अब ज़रा देखिएगा, अब ये जो मिलीमीटर है ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसी तरह ग्राम जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, मैथ का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो अब ज़रा देखिएगा कि ये जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमने एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट्स करते हुए जो रीडिंग्स लेनी है वो उन्हीं यूनिट्स में ले लें जो कि हमारे पास आसानी के साथ हम ले सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं स्क्रू गेज की वो मिलीमीटर्स में होती हैं, तो हम मिलीमीटर्स में ही रीडिंग्स ले लें। और जो कैलोरीमीटर में जो हमने किसी चीज़ का मैथ मेजर करना है तो उसका जो हम मैथ की रीडिंग लेंगे वो ग्राम्स में ही ले सकते हैं, उसमें बड़ा स्केल नहीं होता किलोग्राम का, तो हम ग्राम्स में उसकी रीडिंग ले लेंगे। जिस यूनिट में हमारे लिए आसानी होगी उसी यूनिट में ले लेंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करने लगेंगे, फॉर कैलकुलेशंस, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इन रीडिंग्स को, इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एसआई यूनिट्स, इनटू एसआई यूनिट्स। तो अब ज़रा देखिएगा, तो फिर हम उनको क्या करेंगे, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। यह ना हो कि हम इन्हीं मिलीग्राम्स को, मिलीमीटर को, ग्राम को ही कैलकुलेशन में यूज़ कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और हम इनको आगे प्रैक्टिकल्स में या न्यूमेरिकल्स में इनको यूज़ भी करेंगे। थैंक यू।